जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों स्टेट ऑफ मैटर मतलब द्रव की अवस्था, जिसमें आज हम कॉन्सेप्ट वाली क्लास कराने वाले हैं, जिसमें एक चैप्टर में एक ही वीडियो में साइंस का महामैराथन क्लास होगा दोस्तों। साइंस का महामैराथन क्लास होगा, साइंस का महामैराथन। इससे दोस्तों इस चैप्टर से कम 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा दोस्तों। यह आप लोग को कॉन्सेप्ट का कि बहुत वीडियो लंबा होगा दोस्तों, का कि स्टेट ऑफ मैटर कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। आप सीटेट एग्जाम 2026 पेपर 2 के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। सीटेट एग्जाम 2026 के लिए पेपर के लिए 2 हेल्पफुल होगा। सिलेबस के अनुसार ही हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। एक चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट साइंस कराएंगे। देखिए वीडियो शुरू। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशन सर्च कीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर दोस्तों द्रव की अवस्थाएं हैं। द्रव की अवस्थाएं हैं। द्रव की क्या है? अवस्थाएं हैं दोस्तों, जिसमें एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न कह रहा है, लेकिन ज्यादा यहाँ से पूछेगा दोस्तों। कंप्लीट थ्योरी है, आप लोग कभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। द्रव वह है जो स्थान घेरता है। द्रव वह है जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान एवं भार होता है। द्रव वह है जो स्थान घेरता है दोस्तों जिसमें द्रव्यमान और भार हो, तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञान इंद्रिय मतलब आंख से देख सकते हैं। पदार्थ एक विशेष प्रकार के द्रव होते हैं। इसमें विशिष्ट संगठन एवं विसंगठन गुण होते हैं। संगठन एवं विसंगठन गुण होते हैं। ये पॉइंट है दोस्तों। मान लीजिए द्रव हुआ पता जो स्थान घेरता। मान लीजिए आप किताब भी कहो टेबल पर रखे हैं। मान लीजिए टेबल पर किताब रखें, ये भी स्थान घेरा कि नहीं घेरा दोस्तों। इसका कुछ भार होगा, कुछ का भार होता है। यह क्या है? द्रव है दोस्तों, ये द्रव है। द्रव कणों से मिलकर बना होता है। द्रव जो है कणों से मिलकर बना होता है। सदा यह गतिमान अवस्था में रहता है। सदा यह कौन अवस्था में? तो गतिमान अवस्था में रहता है दोस्तों। गतिमान अवस्था में द्रव के कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है। द्रव के मध्य कणों के मध्य स्थान जो होता है कुछ रिक्त होता है, मतलब खाली होता है, जिसे हम अंत कणिका या अंतर्विक स्थल कहते हैं। द्रव एक दूसरे से आकर्षित करता है दोस्तों। द्रव एक दूसरे से क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। द्रव के अवस्थाएं दोस्तों। द्रव मुख्यतः 3 अवस्था में होते हैं, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार द्रव की 5 अवस्थाएं हैं। कितने? 5 अवस्था। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार द्रव के 5 अवस्था। इसे द्रव के कितने अवस्था होते हैं? 3 अवस्था होते हैं दोस्तों। कितने? 3 अवस्था होते हैं द्रव के। ऐसे ठोस, द्रव, गैस होते हैं। चौथा प्लाज्मा बस्ट एंड डिस्कशन आधुनिक के अनुसार, जिसमें आप लोग को हम ठोस अवस्था के अध्ययन करा रहे हैं। द्रव की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या है? निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेज कहते हैं दोस्तों। मतलब दोनों आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। आकार और आयतन मतलब समझे, मान लीजिए आप एक ईटा लीजिए। एक ईटा का वजन 4 केजी होता है दोस्तों, लगभग 4 केजी होता है। सब ईटा देखिए एक ही समान होगा, तो इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या है? निश्चित, इसलिए ठोस है दोस्तों। जितना भी किताबियां भी ठोस है, इसका आकार चेंज नहीं होता है। इसका आकार चेंज नहीं होता है। इसके मध्य वह बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। मतलब इस कितने भी बल लगा दीजिए अपना आकार चेंज नहीं करेंगे। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं। जैसे उदाहरण में ईटा हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, बर्फ हो गया, इसमें क्या है? सब के सब ठोस हैं दोस्तों। सब के सब क्या है? ठोस हैं। द्रव देखिए, द्रव वह अवस्था है जिसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आयतन तो निश्चित होगा परंतु आकार अनिश्चित होगा। आयतन तो मतलब आयतन निश्चित होगा परंतु आकार अनिश्चित। से द्रव मान लीजिए आप लोग को जल हम लेते हैं, एगो बोतल में भर लीजिए जल। अब इसको गिलास में डालिए, तो आयतन एक केजी होगा तो एक ही केजी रहेगा। ये इसमें भी 1 केजी है तो इसमें भी 1 केजी रहेगा, लेकिन आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ये जिसे मान लीजिए इस प्रकार के, अब हो जाएगा चौथो का आकार, तो जिसमें डालिएगा मतलब आकार इसका अनिश्चित हो जाएगा, लेकिन आयतन तो यही रहेगा। मतलब हिसाब द्रव में संयता होती है दोस्तों। जैसे जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, इस कहीं पर भी रखिए आयतन सेम रहेगा, लेकिन आकार चेंज हो जाएगा। गैसीय अवस्था। द्रव की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो। गैस जो होता है जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो, उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। जैसे हो गया हवा, हाइड्रोजन। मान लीजिए सिलेंडर में हम रखते हैं, कुछ इसका कण डालते हैं तो कुछ उड़ जाएगा, तो गैसीय, लेकिन आकार भी चेंज हो जाएगा। इस अवस्था में द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल क्षीण होती है। क्या होता है? क्षीण होती है, तथा दूर दूर स्थित होते हैं, जिसके कारण से आयनित रूप से गति करते हैं। आयनित रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। यह नियंत्रण एक दूसरे से
एवं पात्रों की दीवार से टकराते रहते हैं। पात्र के दीवारों पर गैसीय द्वारा लगाए गए दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल की स्थिति में गैसीय के कणों के कारण होता है। किसी ठोस के लिए गैस का विसरण की दर उच्च एवं निम्न होता है। क्या होता है? उच्च एवं निम्न होता है। प्लाज्मा दोस्तों, यह द्रव की चौथी अवस्था होती है। यह द्रव की कौन सी अवस्था होती है? चौथी अवस्था होता है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। यह कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब का प्लाज्मा अवस्था में होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस भरे होते हैं। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर गैस आयनीकृत हो जाते हैं। इनके कण आवेशित हो जाते हैं। इनका कण कैसा हो जाता है दोस्तों? आवेशित हो जाते हैं। कणों के आवेशित होने पर ट्यूब और बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। जब कण के आवेशित होने पर जो ट्यूब होता है या तो बल्ब होता है, इनके अंदर क्या होता है? चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। गैस के प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा एक विशेष रंग चमकता है। कैसा? एक विशेष रंग चमकता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में की तो चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। उच्च तापमान के कारण। पांचवा है दोस्तों बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह द्रव की पश्चिमी अवस्था होती है। यह द्रव की पश्चिमी अवस्था होती है दोस्तों। कौन सी पश्चिमी अवस्था होती है? समान वायु घनत्व के 1,00,000 भाग जितना कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडन करने पर जो बीईसी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में परिवर्तित होता है। क्या होता है? परिवर्तित होती है। द्रव की अवस्थाओं के अंतर परिवर्तन दोस्तों, द्रव की अवस्थाओं में परिवर्तित के तापमान परिवर्तन के कारण एक दूसरे में परिवर्तित होती है। जैसे ठोस को हम द्रव में बदलना है दोस्तों, ठोस को द्रव में तो संगलन कहते हैं, और द्रव को ठोस में बदलना तो जमना कहते हैं दोस्तों। ऐसे जमना। जैसे मान लीजिए द्रव को हमको गैस में बदलना था संघनक, गैस को द्रव में बदलना था वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण। ठोस को डायरेक्ट हम गैस में बदलना था ऊर्ध्वपातन, और गैस को ठोस में उसे ऊर्ध्वपातन, दोनों ही ऊर्ध्वपातन होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा द्रव पर ताप परिवर्तन का प्रभाव। ठोस के ताप को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस के ताप को बढ़ाने पर उसके कणों के गतिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ जाता है दोस्तों। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगती है। अधिक तेजी से क्या? कंपन करने लगती है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इसी के कारण कणों अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। यह अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस ताप पर ठोस पिघलाकर द्रव में बदलता है वह गलनांक कहलाता है दोस्तों। क्या गलनांक कहलाता है? गलनांक अशुद्ध की उपस्थिति में घट जाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। तापमान का अंतरराष्ट्रीय ऐसा मात्रा केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। जो 0 सेल्सियस 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन को मापते हैं। गलनांक बिंदु पर ठोस का द्रव अवस्था में रूपांतरण संगलन कहलाता है। क्या संगलन? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे या उसका क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस 100 मतलब 373 केल्विन होता है दोस्तों। अशुद्धियों की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है दोस्तों।
द्रव की भाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पीकरण या क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह एक अस्थायी प्रक्रिया है। यह कैसे प्रक्रिया? अस्थायी प्रक्रिया है। सतह क्षेत्र ताप तेज हवा के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, अर्थात उपस्थित में घट जाता है, अर्थात आर्द्रता में उपस्थिति में क्या होता है? घट जाता है। ऊर्जा का वह मात्रा जो 1 लीटर जल के क्वथनांक बिंदु पर ऊष्मा में या वाष्प में परिवर्तन आवश्यक होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वह प्रक्रम जो कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वह पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में भाग लेता है उसे ऊर्ध्वपातक कहलाता है, जिसे बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। 373 केल्विन जो 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर वह पदार्थ वाष्प के कणों में उसी ताप पर पानी के कणों के अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसे इसीलिए होता है कि उनकी भाप कणों द्वारा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ले जाती है। दाब का प्रभाव दोस्तों, क्या दाब का प्रभाव? किसी गैस पर दाब बढ़ाने पर उसके कणों के मध्य अंत कणिकीय दूर कम हो जाता है तथा कण पास आ जाता है एवं इस प्रकार वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। दाब बढ़कर एवं ताप कम करके गैस को द्रावित किया जा सकता है। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 वायुमंडलीय हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था के आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। दोस्तों वायुमंडल एक गैसीय अवस्था को मापन का मात्रक है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। एक एटीएम बराबर 1.01 10⁵ होता है। वायुमंडलीय में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडलीय दाब होता है जो सामान्य दाब कहा जाता है। द्रव की वर्गीकरण। द्रव के वर्गीकरण 3 हुए। द्रव के वर्गीकरण मुख्यतः किया जाता है। द्रव को मिश्रण हो जाता है और शुद्ध पदार्थ हो जाता है। मिश्रण 2 को समांगीय मिश्रण एवं विषमांगीय मिश्रण। शुद्ध पदार्थ 2 को होता है, एवं तत्व होता है, एवं यौगिक होता है। तत्व के 3 को धातु अधातु उपधातु। अब देखिए पदार्थ किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन स्थिर और निश्चित होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एक पदार्थ नमी आवेशवाहक उदाहरण जैसे NaOH KOH ये हाइड्रोक्साइड क्या शुद्ध पदार्थ हैं? सब शुद्ध पदार्थ हैं। दोस्तों पदार्थ के 2 प्रकार के होते हैं, वो तत्व होते हैं। तत्व के बारे में देखते हैं। तत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों तत्व वह शुद्ध पदार्थ हैं। तत्व जो वह शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें भौतिकीय रासायनिक विधि द्वारा ना अन्य अवयवों में अपघटित किया जा सकता है, अन्य अवयवों में अपघटित किया जा सकता है, ना ही इन्हें निर्मित किया जा सकता है। तत्व जो होता है दोस्तों शुद्ध होता है। अभी तक तत्व मतलब तत्व में कोई भी मिलावट नहीं होता है, ये अपने आप में क्या होता है? शुद्ध होता है, उसे तत्व कहते हैं। तत्वों का अभी तक संख्या 118 होता है, जिसमें 92 प्राकृतिक हैं और शेष सभी मानव द्वारा निर्मित हैं। तत्वों को साधारणतः धातु अधातु उपधातु में वर्गीकृत किया गया जाता है। जैसे कॉपर एल्यूमिनियम आयरन सब बहुत सा तत्व है। दोस्तों जैसे ऑक्सीजन कितना परसेंट? 46%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8% लगभग में। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन उपस्थित होता है, जो कि एक अधातु है। जो क्या है? एक अधातु है। यौगिक में होता है दोस्तों जो 2 को मिलकर बना होता है, जिसमें मान लीजिए जल H2+O2 मिलकर बनता है, H2O बनता है जल। दोस्तों ये 2 को मिलकर बना है, इसे यौगिक कहते हैं। इसमें 2 को होता है। वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनाया जाता है उसे कंपाउंड या यौगिक कहलाता है। इनका संगठन निश्चित होता है। इनके गुण अवयवी तत्वों से भिन्न और निश्चित होते हैं। यौगिक समांग होते हैं। दोस्तों इसके भौतिक स्थिरता जैसे गलनांक क्वथनांक घनत्व एक निश्चित होता है। अवयवों को भौतिक रीतियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, किंतु रासायनिक विधि द्वारा किया जा सकता है।
इनके 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 अवयवों, तत्वों अथवा साधारण पदार्थों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण में जल हो गया, अमोनिया हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सब क्या है, यौगिक है। अब इससे धातु दोस्तों, वे तत्व जो उष्मा और विद्युत का चलन करता है, उष्मा और विद्युत का जिसमें चलन, से धातु कहलाते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन प्रवृत्ति रखते हैं, उसे विद्युत धनात्मक कहते हैं दोस्तों। धातु अघात बलधनीय अतन होती है। सामान्यतः यह कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, परंतु मरकरी जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इसे एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम के सूत्र होता है Al, कॉपर के Cu उत्कृष्ट धातु हो जाता है AuAgPt, और क्षारीय धातु LiNa होता है। क्षारीय मृदा धातु BeMgCa समूह दोस्तों। और धातुओं के भौतिक गुणधर्म देखिए क्या क्या है भौतिक गुणधर्म। वो है धात्विक चमक, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातु शुद्ध धातुओं की सतह पर चमक युक्त होती है, तथा धातुओं पर लेप या पॉलिश करके भी उनकी सतह को चमकदार बनाया जा सकता है। जैसे तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये धात्विक चमक है। यही कारण इसका प्रयोग ज्वेलरी और सजावट वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। अपवाद में हो जाएगा आयोडीन तथा ग्रेफाइट भी चमकीली होती है। आयोडीन तथा ग्रेफाइट भी चमकीली होती है, परंतु यह अधातु है। परंतु क्या है, अधातु है। विद्युत एवं उष्मा सुचालक, विद्युत एवं उष्मा सुचालक। अधिकांश धातु विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। अधिकांश धातु विद्युत और उष्मा के सुचालक होती है, अर्थात सुगमत से विद्युत तथा उष्मा को अपने अंदर से प्रभावित होने देती है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जैसे चांदी हो जाए Ag, तांबा Cu विद्युत तथा उष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। आघात बलधनीय, कुछ धातु आघात बलधनीय होते हैं, इन्हें पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है दोस्तों। जैसे चांदी हो जाएगा, इसमें क्या पीट कर पतला किया जा सकता है। तन्यता, तन्यता मतलब खींचकर इसे किया जाता है दोस्तों। जैसे 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबे तार बनाया जा सकता है दोस्तों। कठोरता, कुछ धातु कुछ साधारण ताप पर अधातु कठोर होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो जाए, कॉपर होगा, लोहा, सब क्या है, कठोर में है दोस्तों। कठोर। गलनांक, गलनांक या क्वथनांक वह ताप पर जिस पर कोई धातु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, वह गलनांक कहलाता है दोस्तों। जबकि क्वथनांक वह ताप है जिस पर अपनी द्रव अवस्था से भाप में परिवर्तित हो जाता है, मतलब ये भाप में परिवर्तित, उसे गलनांक या तो क्वथनांक कहते हैं। जैसे आयरन, धातु का गलनांक, धातु का मतलब आयरन जो है, लोहा का गलनांक कितना होता है, 1535 सेल्सियस होता है। कॉपर के 1083 होता है। घनत्व, जिसको डेंसिटी बोला जाता है, इस सब लगभग सभी धातुओं का घनत्व उच्च होते हैं। कितना होता है, उच्च होते हैं दोस्तों, उसे घनत्व कहते हैं। अब बाद में भंगुरता, मतलब जो टूट जा वह जो कठोर होती है परंतु इसे भंगुरता से नहीं पाई जाती है। अब बाद में जिंक हो जाएगा। ध्वनि, जिसमें ध्वनि आर पार उसे धातु कहते हैं। द्रव की अवस्थाएं, अब रासायनिक, धातुओं का रासायनिक गुणधर्म है। धातुओं द्वारा विभिन्न रासायनिक गुण प्रदर्शित किया जाता है, जो इनमें से कुछ हैं। धातुओं को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना, धातुओं को वायु में दहन करने पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। धातु ऑक्साइड बनाएगा। सम पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ तक बता दें। धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये सब भी इतना। कैल्शियम धातु की सतह पर चिपके होते हैं, जिसके कारण से जल की सतह पर तैरने लगती है। आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, इसम क्या है, ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन से निर्मित है। अब बाद में इसम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ देखे धातु, धातु की तनु अम्ल से अभिक्रिया, सामान्यतः सभी धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्मित करता है। जिसे धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देती है दोस्तों। क्या हाइड्रोजन गैस देती है। यहाँ से देखते क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक दो, पोटेशियम सबसे ज्यादा अधिक की सिक्रिया है।
और पोटेशियम के बाद हो जाएगा सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर कैल्शियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा। अब लोहा के बाद कम सक्रिय हैं जैसे लेड, पीबी, इस जल्दी पानी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, हाइड्रोजन भी नहीं करेंगे, कॉपर भी नहीं, चांदी भी नहीं, सिल्वर नहीं, सोना भी नहीं। लास्ट में देखो सोना, कम सक्रिय है सोना सबसे ज्यादा, पोटेशियम। वे सभी धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। ये धातु जो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक सक्रिय है, वे धातु सक्रिय होता है हाइड्रोजन से नीचे स्थिर होते हैं, वे हाइड्रोजन की अपेक्षा आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकते हैं, वह कम अपेक्षा सक्रिय होते हैं। यह सब पॉइंट लिखा है। अधातु के गुण पालते हैं दोस्तों, ये तत्व जो उष्मा विद्युत का चलन नहीं करता, इसमें उष्मा का विद्युत का चलन नहीं होता हुए अधातु होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं दोस्तों, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। इसमें धातुक चमक नहीं पाया जाता है दोस्तों, धात्विक चमक नहीं पाया जाता है। क्या होता है धात्विक चमक नहीं पाया, इसमें विद्युत का उष्मा के सुचालक भी नहीं होता, भंगुरता से या टूटता नहीं दोस्तों, पीटने पर वह परिवर्तित नहीं होता है। ये आज तन्यता होता है, तन्यता नहीं होता दोस्तों। या इसे हम तब बता दिए। अब देखिए अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यहाँ से पूछता है अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या ऑक्साइड निर्मित करते हैं, और अम्लीय ऑक्साइड जो है प्रकृति में अम्लीय और उदासीन होता है दोस्तों। क्या होता है, उदासीन होता है। मिश्रण दोस्तों, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्व यौगिक में किसी अनुपात में मिलाया जाता है उसे मिश्रण। सिंपल याद रखिए मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता दोस्तों, कोई सूत्र नहीं होता मिश्रण का। जिसे मान लीजिए वायु हो जाएगा, वायु को कोई सूत्र है, दूध का सूत्र है, समुद्री जल का सूत्र है, इसका सूत्र नहीं, उसे मिश्रण कहते हैं दोस्तों, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण भी दो प्रकार के, समांग मिश्रण होता है, वह विषमांग मिश्रण होता है। समांग मिश्रण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। समांग मिश्रण, जब किसी मिश्रण के अवयव संपूर्ण मिश्रण से समान रूप से वितरित होने से, अर्थात मिश्रण में स्थित अवयवों को मिश्रण का प्रत्येक भाग अनुपातिक समान होता है, उसे समांग मिश्रण कहते हैं। मतलब बराबर, समांग में क्यों बराबर हो तो उसे समांग मिश्रण कहते हैं दोस्तों। विषमांग मिश्रण में बराबर ना होगा, जैसे धुआं, जल इसम हो जाएगा। विलयन, विलयन दो या दो से अधिक विलय विलायक को मिला दे उसे विलयन कहते हैं दोस्तों। जैसे चीनी प्लस पानी बराबर मात्रा में मिला दे उसे विलयन कहते हैं दोस्तों। उसे क्या करें, विलयन कहा जाता है। जैसे सरबती की है विलयन। एक होता है संतृप्त विलयन, जिसमें संपूर्ण रूप से घुल जाए उसे संतृप्त विलयन, जो न घुले उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। निलंबन, यहाँ से देख सकते क्वेश्चन आता है, एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के छोटे छोटे कणों विलायक में परिक्षिप्त हो जाते हैं, निलंबन कहते हैं। इस विलयन के कणों का आकार व्यास 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। इसे अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते, परंतु सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं निलंबन के द्वारा। निलंबन के कणों को प्रकाश पुंज के मध्य को प्रकाशित करता है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, हस्तचयन से, हस्त से भी अलग कर सकते हैं, थ्रेसिंग से भी, निष्पासन से भी, इस सब से मिश्रण को अलग कर सकते हैं। चलन विधि से भी, निस्पंदन से भी, जिसमें क्रिस्टलीय से भी, पृथक्करण से भी, ऊर्ध्वपातन से भी, अशुभावन से भी, पाशपन से भी, क्रोमेटोग्राफी या तो अधिकांश वर्ण लेखन से भी, वितरण से। उदाहरण में ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। यह विधि जीरो अपी नाइट्रोफिनॉल या पृथक्करण से भी प्रयोग किया जा सकता है। यह विधि नीली और लाली डाई पृथक्करण से भी प्रयोग किया जाता है। इसे अमीनो अम्ल अपृथक्करण का प्रयोग किया जा सकता है। भौतिकी परिवर्तन, यहाँ देखिए क्वेश्चन आता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो और नए पदार्थ नहीं बनाता। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनाएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए पानी को हम फ्रिज में डालेंगे तो बर्फ बन जाएगा, अब बर्फ को हम पानी में डाल देंगे, मतलब परिवर्तन हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। मतलब पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, सब भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बहुत सारे दोस्तों जल हो जाएगा, इस उदाहरण में भौतिक परिवर्तन के लक्षण भी बहुत सारे। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ, जैसे दूध से दही बनाएंगे तो दूध से डायरेक्ट दही बन जाएगा कि नहीं, इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। धातु क्रम है दोस्तों, इसका पीडीएफ है, आप लोग जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अयस्कों से विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं। यह प्रक्रम धातुओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। अधिक सक्रिय धातु
को इनके लवणों को द्रवित विद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है। एगो होता है मंद क्रियाशील, एगो कम क्रियाशील। मंद में हो जाएगा अयस्क का सांद्रण, प्रारंभिक रासायनिक उपचार, विद्युत अपघटन, अपचयन। और कम सांद्रता हो जाएगा भर्जन का स्वतः अपचयन, विद्युत अपघटन शोधन। अयस्क का सांद्रण, पिसे अयस्क में अशुद्धियों को पृथक्करण अयस्क प्रदान करता, मतलब अयस्क से जो अशुद्धि होता है निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। चुंबकीय पृथक्करण होता है दोस्तों, इसमें निलंबन होता है, इसमें निकालने के अयस्क का उपचयन निस्तापन हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैसे पीतल, पीतल किसका बना होता है, पीतल इसे कॉपर और जिंक का बना होता है। इतार मशीन में पुर्जे बर्तन बनाने में किया जाता है। डच मेटल में कॉपर होता है और जिंक होता है मशीनों को पुर्जा बनाने में। जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक निकेल होता है, बर्तन और मूर्ति बनाने में किया जाता है। कांसा बनाने में किसका प्रयोग हो जाता है, कॉपर और एशियन शीशा का। गन मेटल को कॉपर एशियन और जेडियन होता है। बेल मेटल के कॉपर और एशियन मतलब शीशा होता है। इलेक्ट्रॉन क्षमता, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना निम्न प्रकार की अवस्था में होता है। जैसे परमाणु किसी तत्व के सूक्ष्म कण को ही मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु कहलाता है। परमाणु तत्व के सूक्ष्म कण को कहते हैं, तत्व के सूक्ष्म कण को ही परमाणु कहते हैं, इसको ही परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्म कण को ही परमाणु। परमाणु के खोज जॉन डाल्टन ने 1818 में। परमाणु अस्थायी मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो जबकि अस्थायी मौलिक कण न्यूट्रॉन मेसॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं। परमाणु के 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। इस पर कितना चार्ज होता है या इसका खोज किसने किया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों। इस पर चार्ज कितना होता है, द्रव्यमान, तो इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, इसका इतना होता है। इसका खोज किया था जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक ने किया था। ये नाभिक के बाहर रहता है, नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर, नाभिक के बाहर, नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर। परमाणु जिसे मान लीजिए ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक के की होता है, अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्का लगाते रहता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर चार्ज उदासीन होता है, जीरो, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। सब आप लोग याद रखिएगा। परमाणु के गुण धर्म, परमाणु क्रमांक, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु उदांश होता है। द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन की संख्या वाला न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, उसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ये फार्मूला आता है, जेड बराबर होता है, जेड होता है परमाणु क्रमांक होता है, एक्स होता है परमाणु का प्रतीक होता है, और ए जो होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक ये परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग, मतलब ए अलग होता है, सो समस्थानिक कहते हैं। जैसे देखिए इसको नीचे वाला देखिए, टोटल के एक एक है, बराबर है, उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समस्थानिक। समभारी किसे कहते हैं, जिन विभिन्न तत्वों जिनका परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक अलग हो। जैसे देखिए ये ऊपर देखिए बराबर होगा, नीचे अलग अलग होगा, उसे समभारिका कहते हैं, समभारिका। सम इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, समान, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इसमें घटाइए 2 आ जाएगा, इसमें घटाइए 2 आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या उपस्थित सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। बोर-ब्यूरी की योजना के अनुसार कक्षा में बोर-ब्यूरी ने एक कक्षा दिया था दोस्तों, 2n स्क्वायर का फार्मूला दिया था। आप लोग बताएं के एल एन, इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है, इसमें 32 होता है। यही सिद्धांत दिया था बोर-ब्यूरी ने दोस्तों। कौन सा तत्व क्या है, धातु अधातु है। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 होते हैं दोस्तों, कितना होता है, 8 होता है। देखो अफवाह का सिद्धांत है दोस्तों, ये आप लोग इसमें पढ़े होंगे।
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो गो पदार्थ होता है एक दूसरे से कनेक्ट होता है, मतलब वो अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील और अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील में क्या होता है, मतलब एक दूसरे ट्रांसफर होता है। विस्थापन मतलब क्या होता है, अपना स्थान परिवर्तित करना। जैसे Fe SO4 हो गया, Fe+SO4, आप देखिए Fe जो हो जाएगा SO4 से कनेक्ट कर लेगा और Cu जो अलग हो जाएगा। तो क्या हो गया, विस्थापन मतलब अपना स्थान जो होता है ये अलग कर लेता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, दो गो पदार्थ अपन अपन स्थान हो जाएगा। उपचयन अपचयन भी ऐसे सेम होता है दोस्तों। अब देखिए इसका अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, अगला वीडियो में आएगा अभ्यास प्रश्न। वीडियो चलो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें।